अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में एंजाइम मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स लाइनवीवर बर्ग प्लॉट कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखेंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, तो इसे एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स में क्या कहते हैं, सबसे पहले तो देखें एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन करता है, फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटता है तो एंजाइम और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि जी एस है सबस्ट्रेट एंजाइम, ई एस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, पी प्रोडक्ट है, के वन और K2 ये रेट कांस्टेंट वगैरह हैं, ठीक है, ये रेट कांस्टेंट्स हैं। ओके, मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स में जो ये फॉर्मूला वी नॉट इक्वल वी मैक्स इंटू सबसे कंसंट्रेशन और केएम प्लस सबसे कंसंट्रेशन डेरिवेशन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, सो अभी तो याद कर लो आप। इसमें बेसिकली हम मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स में तीन बेसिक एजम्पशंस करते हैं। फर्स्ट जो है वो कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी हुई है एंजाइम से, सो दैट द परसेंट जो टोटल सबस्ट्रेट बाइंड है एंजाइम से वो बहुत कम होता है। स्टेडी स्टेट एजम्पशन है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है, यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर जितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना ही टूट के एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस सेकंड एजम्पशन है। थर्ड एजम्पशन हमारे पास ये होती है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइंड करना है ना, तो उसको फाइंड करने का मेथड होता है कि जब आपने फ़ौरन से एंजाइम और सबस्ट्रेट मिक्स किए थे ना, तो उसी टाइम पर वो मेजर कर लेते हैं वेलोसिटी, यानी कि तब प्रोडक्ट बना नहीं होता, प्रोडक्ट इज़ वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। तो तभी इसी वजह से इसी चीज़ को देखते हुए हम इनिशियल वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। चलिए हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या हैं। तो ये बहुत आसान चीज़ है। आपने केएम को ना जब समझना है ना, तो आपने केएम को समझना है कि ये जो केएम है ना, ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, एट वी मैक्स बाय 2, यानी कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है केएम जिससे आपको वेलोसिटी जो है ना, मतलब कि हाफ वेलोसिटी एंजाइम की अचीव हो जाती है। तो इससे आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से ही समझना है, ठीक है। केएम इज डेट सबस्ट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वी एंजाइम अचीव वी मैक्स बाय 2। तो अब देखो, अब जब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दो ग्राफ बनाए हैं। एक ग्राफ ये है जिसमें उन्होंने केएम कम दिखाया, एक ये है जिसमें ज़्यादा दिखाया। भाई केएम क्या है और ये क्या चीज़ है और ये वीमेक्स क्या है और ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है। अब अगर आप इसको सिंपल एक ग्राफ को देखो ना, तो वो ये कह रहा है कि आपने जो है ना वो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ाई, ठीक है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो है वो क्या जो है वो सारा जो आप उसकी कनेटिक्स क्या है और क्या मैकेनिज्म वगैरह ना। तो अब देखो, अगर तो केएम कम है ना, तो इसका मतलब क्या है, केएम कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कम है ना, हाँ मैंने आपसे कहा था केएम को जो है अपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन समझना है। यानी अगर मैं कहती हूँ केएम कम है, तो केएम कम होने का मतलब ये है कि मुझे कम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे वी मैक्स बाय 2 मिल जाएगा जल्दी। यानी वी मैक्स बाय 2 अचीव करने के लिए मुझे सबस्ट्रेट की बहुत कम कंसंट्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये है कि एंजाइम की जो अफिनिटी है ना सबस्ट्रेट के साथ, वो ज़्यादा है, यानी कि इनकी मोहब्बत ज़्यादा है। कम सबस्ट्रेट भी कंसंट्रेशन भी होगी और जल्दी वी मैक्स बाय 2 आ जाएगा। जब केएम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है ना, वो आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आपने मैंने आपको अगेन कह रही हूँ, केएम को आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से, ठीक है, आपने कहना है केएम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन वेलोसिटी के दरमियान ये ग्राफ है ना। तो जब केएम ज़्यादा, इसका मतलब कि आपको ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए, ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए वी मैक्स बाय 2 अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो मोहब्बत है वो कम है, ठीक है। तो ये मोहब्बत कम है, ये चाहत या अफिनिटी कम है। अफिनिटी होता है चाहत, ठीक है। तो इनकी अफिनिटी कम है, जिस वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो जल्दी बाइंड नहीं करेंगे और बहुत देर से आपको वी मैक्स बाय 2 मिलेगी और केएम ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जिन एंजाइम्स में केएम कम होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी है वो ज़्यादा है और वो जल्दी जल्दी जो है ना वो वी मैक्स बाय 2 आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो अब ये जो है ना, हमने यही कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में हम देखेंगे। तो केएम कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ आपने देख ली कि स्मॉल केएम हो तो क्या मतलब होता है कि अफिनिटी एंजाइम की ज़्यादा है। लार्ज केएम हो तो क्या मतलब होता है कि हाई लार्ज केएम अफेक्ट लो अफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है। वेलोसिटी रिलेशन टू एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, अगर आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिमिटिंग नहीं है आपका, ठीक है, आपने वावा सारा सबस्ट्रेट डाला हुआ है ना, फिर आप जितना मर्जी आप एंजाइम बढ़ाओगे तो फिर वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। और जनाब जी ये बात है कि अगर तो सबस्ट्रेट ही कम है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास सबस्ट्रेट ही कम है, मतलब 10 मॉलिक्यूल हैं जिसको आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और आपने 10 एंजाइम डाल दिए। अब इससे ज़्यादा आप एंजाइम डालोगे तो 11वां एंजाइम तो फारिग वेला बैठा रहेगा ना, तो वो तो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं करोगे इन प्रोडक्ट में। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज़ लिखना ज़रूरी है कि अगर सबस्ट्रेट नॉट लिमिटिंग, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो तब आप एंजाइम को डालोगे तो फिर
जो है वो मतलब कि आप 10 एंजाइम आपके पास सबस्ट्रेट काफ़ी सारे पड़े हुए, आपने 10 एंजाइम पहले डाले हुए थे, वो 10 एंजाइम ने 10 सबस्ट्रेट को पकड़ा हुआ था, 10 बंदों को पकड़ा हुआ था, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था। वो फिर बाकी बारी-बारी बाकियों को कन्वर्ट कर रहे थे। जब आप एंजाइम ज़्यादा डाल दोगे, इसका मतलब आप एक्टिव साइट ज़्यादा कर दोगे, तो फिर ज़्यादा सारे सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो जाएँगे और फिर जो है वो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये तभी होगा जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन नॉट लिमिटिंग होगी, तो इस बात को लिखना मत भूलिएगा। रिएक्शन ऑर्डर जो है, रिएक्शन ऑर्डर अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो पहले ये है कि शुरू-शुरू में जब आपने सबस्ट्रेट डाला ना, तो सबस्ट्रेट क्या शुरू-शुरू में एंजाइम के साथ हुआ, तो अब आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे, तो वेलोसिटी भी बढ़ रही थी। तो ये देखें, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, यहाँ तक। ये Km से कम, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम थी, आप सबस्ट्रेट ज़्यादा कर रहे हो तो एंजाइम पड़ा हुआ है, ठीक है? एंजाइम पड़ा हुआ है और सबस्ट्रेट कम है, ठीक है? आपने सबस्ट्रेट और डाला, पहले एक मॉलिक्यूल बन रहा था, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, आपने सबस्ट्रेट और डाला, तो अब जो है जी एंजाइम पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो अब ये 2 जो है ना आपके पास प्रोडक्ट आ जाएँगे, एक ये और एक ये, तो टोटल 2 आपके पास प्रोडक्ट आ गए। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है ना, तो सबस्ट्रेट ज़्यादा करने से भी आपके पास वेलोसिटी बढ़ती है। जैसे आप देखो ये ग्राफ में देखो, Km जो है जहाँ पे आपको Vmax/2 अचीव होता है, वो वाली वैल्यू है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। उससे पीछे-पीछे आओ तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर जो है ना ग्राफ बिल्कुल स्लोप सीधी है, यानी कि जो ये शो कर रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अगर आप बैक जाओ पीछे, तो इसे फर्स्ट ऑर्डर जो है ना काइनेटिक होती है ये, जहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो रिएक्शन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर कम हो गया, आप सबस्ट्रेट ज़्यादा डालोगे, तो फिर रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। जब आप अब मूव करते हो अवे, तो अब यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो अब आप मज़ीद सबस्ट्रेट डालोगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, Vmax चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये देखें जी, 2 एंजाइम थे, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, 2 एंजाइम तो नहीं होते, लेकिन अगर 2 एंजाइम थे और दोनों ही इस वक़्त जो है वो सैचुरेटेड हैं, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। आपने एक और डाल दिया, तो ये अभी वेट करेगा इन दोनों एंजाइम के फारिग होने के लिए। तो यानी कि इस वजह से इसकी वेलोसिटी पे अब फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि एंजाइम सैचुरेटेड हो चुके हैं, जो कि केस यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे एंजाइम्स ने एक्टिव साइट फ्री पड़ी थी, आपने सबस्ट्रेट डाला तो वो बढ़ रही थी, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर था। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एंजाइम ही सैचुरेट हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे चेंज नहीं आता Vmax पे। और इसे बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर, जब कोई चेंज नहीं आ रहा होता। आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, लेकिन Vmax पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये ज़ीरो ऑर्डर है। ठीक है? तो ये है रिएक्शन ऑर्डर। तो ये सिंपल सा है मैकेनिज़्म मेंटेन काइनेटिक, मतलब आपने एक तो ये देखा कि एंजाइम सबस्ट्रेट से मिल रहा है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो टूटता है तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाता है। फिर आपने देखा कि जी ये इसका फ़ॉर्मूला, और फिर 3 असम्पशन्स हमने इसमें करनी है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट एंजाइम से ज़्यादा है। और यही इसका होता है कि आपका मतलब जल्दी आपने कोई भी रिएक्शन करवाना हो तो। और स्टेडी स्टेट असम्पशन है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो है वो आप तभी मेजर करोगे जब आपने फ़ौरन से मतलब डाला भी, प्रोडक्ट नहीं बना, आप स्टार्ट पे मेजर कर लेते हो। कंक्लूजन में ये है कि केएम कैरेक्टरिस्टिक ये है कि केएम जो है ना, मतलब आपका स्मॉल केएम है, जब आपके जो है वो ये ग्राफ शो कर रहा है आपको कि अगर केएम स्मॉल है ना, तो स्मॉल का मतलब ये है कि अब यहाँ पे एंजाइम की जो है वो चाहत ज़्यादा थी सबस्ट्रेट से, उसने जल्दी जल्दी जो है वो रिएक्शन किया और Vmax/2 आपके पास जल्दी आ गई है। और जब आपके पास केएम जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब कि सबसे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा चाहिए आपको Vmax/2 अचीव करने के लिए। एंजाइम और सबस्ट्रेट में इतनी दोस्ती नहीं है, ज़रा आप अजनबी से हैं, ठीक है? वाक़फ़ियत कम है। ओके जी, तो यही आपने देखा रिएक्शन ऑर्डर में, आपने देखा कि जी जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगी तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सबस्ट्रेट डालने से वेलोसिटी बढ़ी होगी। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो फिर नहीं होगा, क्योंकि तब सैचुरेट हो चुका होगा। इसमें भी कोई अभी तक मतलब रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है? सो रिवाइज़ कर दिया, अब हम आगे मूव करते हैं लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट पे। अब जी इसमें मसला क्या था, हमें दूसरा एक मैकेनिज़्म या वो चीज़ क्यों करनी पड़ रही है, वो इसलिए कि यहाँ पे आप देखो ये स्लोप ग्रेजुअल इंक्रीज़ कर रही है और ये इंक्रीज़ करती रहेगी, ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करती। तो इस वजह से जो ये इंक्रीज़ है, ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ करती रहेगी, तो आपको Vmax आप फाइंड नहीं कर सकते ना इस ग्राफ से, मैकेनिज़्म-मेंटेन काइनेटिक्स इक्वेशन से, इस मतलब ग्राफ से। तो इसलिए भी जो है Km जो है मैकेनिज़्म-मेंटेन कांस्टेंट होता है, मैं बताना भूल गई। अच्छा, और जो फिर हम लाइन वीवर बर्क प्लॉट यूज़ करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबस्ट्रेट और रिएक्शन वेलोसिटी में नहीं बनाते ग्राफ, बल्कि हम इसमें बनाते हैं 1/V0 और 1/सबसे कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ, ठीक है? अब इसमें आपने बनाने के लिए आपने उलट बनाना है ना, आपने 1/V0 और 1/सबसे कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाना है। तो आप जो है ना, ये वाला फ़ॉर्मूला था ना जो आपने मैकेनिज़्म मेंटेन में किया था, V0 = Vmax इंटू सबसे कंसंट्रेशन ओवर Km प्लस सबसे कंसंट्रेशन, इसको उल्टा कर दो।
उल्टा कर दो आप अपनी ग्रुप जो है ना वो कॉपी पे भी इसको करके देखो, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। देखो आपने इसको उल्टा किया 1/v0, ठीक है। मैथ तो आता है ना, तो के एम प्लस सबसे कंसिडरेशन नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा। बी मैक्स इंटू सबसे कंसिडरेशन ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा। अब 1/v0 इक्वल के एम, ठीक है, ओवर वी मैक्स इंटू सबसे कंसिडरेशन प्लस सबस्ट्रेट कंसिडरेशन, ठीक है। ये मैथ है, ठीक है, एक सिंपल सा रूल है। आप जब यहाँ पे हो ना तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। सबसे कंसिडरेशन ओवर वी मैक्स इंटू सबसे कंसिडरेशन, तो ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पे सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। थोड़ा सा मैट्रिक का मैथ है। 1/v0 इक्वल के एम इंटू वी मैक्स इंटू सबसे कंसिडरेशन प्लस 1/v मैक्स, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। और ये फॉर्मूला है लाइन बर्क प्लॉट का, जो आप मैकेनिक्स मीटर में याद किया था, उसको उल्टा कर दो तो आ जाएगा। इसे डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ग्राफ बना रहे हो 1/v0 का और 1/सबसे कंसिडरेशन का। क्यों बना रहे हो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि मैकेनिक्स मीटर को इक्वेशन में आप वी मैक्स फाइंड नहीं कर पा रहे थे, वो ग्रेजुअल अपवर्ड स्लोप थी। तो यहाँ पर आप उसके रेसिप्रोकल पे देख लेते हो कि जब आपने इन्वर्स लिया ना 1/सबसे कंसिडरेशन, आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है, 1/v0 आपने लेना है वाई एक्सिस पे। तो जो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे आएगा ना, वो 1/v मैक्स आपको देगा। जो इंटरसेप्ट आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, वो 1/km देगा। के एम वही है, यहाँ पे के एम की जो मैकेनिक्स कांस्टेंट था, इसकी कोई नहीं चेंज हुई है। वही है कि वो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहाँ पे आपका एंजाइम की जो है वो वी मैक्स बाई 2 अचीव हो जाती है। और अब ये इसमें रेसिप्रोकल है, और ये नेगेटिव है क्योंकि आप जीरो से पीछे जा रहे हो। अब इसको समझने के लिए आप इनहिबिशन की तरफ आए, तो आपको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप इस दोनों मैकेनिज्म को ना अच्छे से अप्लाई कर लोगे। एंजाइम क्या है, ठीक है, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। नॉर्मली इसने हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अगर तो ये एंजाइम को कोई भी ऐसी चीज़ जो एंजाइम को इनहिबिट कर देगी और सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होने देगी, ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगी, वो एंजाइम इनहिबिटर है। अब ये हो सकता है कि दो तरह से एंजाइम से बाइंड कर सकती है। या तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना ले, यानी कि उसे बिल्कुल ही ख़राब कर देगी, वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ ही नहीं पाएगा, उसकी वीमेक्स ही ख़राब हो जाएगी। या उससे जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बना के अगर करेगी ना, जैसे सिस्टीन में सेल्फ हाइड्राइल बॉन्ड बना के ये उसे कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो ये जो है ना, ये इस होगी, ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। या रिवर्सिबल इनहिबिशन करे, रिवर्सिबल इनहिबिशन में ये होता है कि वो ज़रा रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड कर जाता है, तो आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करके या वैसे भी उसको मतलब रिवर्स कर सकते हैं मैकेनिज्म को, लेकिन इरिवर्सिबल में नहीं कर सकते। एग्जांपल देख लें, फेरोचिलाटेज जो है ना, ये पोरफारिया में मैंने आपको बताया था ना कि जो लास्ट स्टेप है उसको कर रहा होता है। तो फेरोचिलाटेज जो है लेड से इनहिबिट होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है। और सुसाइड इनहिबिटर्स भी होते हैं। सुसाइड इनहिबिटर्स जो हैं, ये बेसिकली मतलब ये वो हैं जो अपने इनहिबिटर को ज़्यादा एक्टिव करते हैं खुद से बाइंड करने के लिए। जब काम खत्म हो जाता है ना, कोई भी चीज़ ज़रूरत की नहीं रहती, इसको यूनिवर्स ख़त्म कर देती है। लाइक वह सुसाइड इनहिबिटर भी यही मतलब एक सिंपल सी बात है कि उसने ये करना है कि डेटर बाय एंजाइम इटसेल्फ, एंजाइम से खुद उस को फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इनहिबिटर को, कि वो कोवलेंट लिंक बना ले एंजाइम के साथ, और इसे हम कहेंगे क्योंकि वो खुद खुद को तबाह करे, इसलिए सुसाइड इनहिबिशन है। चले हम आगे आते हैं। इनहिबिटर में दो टाइप आते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। वैसे तीन होती हैं, अनकॉम्पिटिटिव भी, लेकिन लिपन में दो लिखी हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है, ये है कि जी कंपटीशन है सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का। तो जैसे क्लास में कंपटीशन होता है, वैसे यहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन है यानी मुकाबला चल रहा है। तो और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसमें सबस्ट्रेट और जो आपका है सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में कोई कंपटीशन नहीं होता। इसमें बेसिक जो है मैकेनिज्म क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ना, इसमें जो अब जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका एंजाइम है, ठीक है, और ये थी जी उसकी एक्टिव साइट फॉर एग्जांपल, और ये है जी इसका ओरिजिनल एंजाइम सबस्ट्रेट। इस एंजाइम का जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो ये था, इसने आके लगना था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। अब यहाँ पे आ गया इसकी बजाय ना वो, ये इनहिबिटर है, ये आ गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये इस जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत शेप उससे मिलती है। तो ये एंजाइम समझेगा कि ये इनहिबिटर जो है ना, यही मेरा सबस्ट्रेट है, उसे बाइंड कर लेगा अपनी एक्टिव साइट के पे, जबकि ये नहीं था, उसे बाइंड करना था, इससे उसे गलती हो जाएगी। तो ये जो है ना, जब इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, के दोनों की शेप एक जैसी होती है, और एंजाइम इनहिबिटर को जो है ना अपना दोस्त समझ के बाइंड कर लेता है, सबस्ट्रेट वहीं पे रह जाता है।
तो इसमें होता क्या है कि क्योंकि इसमें कंपटीशन है ना, तो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे ना, इंक्रीज करोगे, तो आपका जो इनहिबिटर है ना वो मतलब पहुंच जाएगा, एंजाइम फिर पहचान लेगा, उसे बार बार सिग्नल मिलता ही रहेगा, याद आ जाएगा कि यार ये नहीं है वो, इन मेरा सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट मेरा इस तरह का नहीं था, फिर ये था, ठीक है, उसे याद आ जाएगा, दोबारा सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेगा, इनहिबिटर निकल जाएगा वहां से। तो अगर अब हम इसका देखें, इसका इफेक्ट क्या होता है। अब देखो इसमें जो चेंज हो रही है, खुद सोचो क्या हो रही है, चेंज हो रही है जो चीज़, वो के एम चेंज हो रही है, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो इसमें मैटर कर रही है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंजाइम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इसमें एंजाइम की जो अफिनिटी है ना सबस्ट्रेट से, वो मुतासिर होगी। ठीक है, यानी कि एक क्रूड सी एग्जांपल देती हूँ कि एक दो, ये दो पक्के दोस्त हैं और ये एक तीसरा दोस्त है, समझता है कि ये मुझसे ज़्यादा मुखलिस है और ये लड़ाई करवाने वाला बंदा था, लेकिन बाद में से पता चलता है ये नहीं, ओरिजिनल दोस्त जो है ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो वही सबस्ट्रेट ही मेरा बेस्ट था, तो उसे वापस गेन कर लेता है। इस ग्राफ में आए, तो ग्राफ में क्या कह रहा है कि अब ये देखो, आपने इसको मैं कैलिस मीटर में एक्सप्लेन करना है, बहुत ईजी सी चीज़ है इसमें, मतलब ईजी सा ग्राफ है। अब देखो, अब देख, अगर आप ये जो है ना, आपके वी मैक्स पे फ़र्क नहीं आता, आप इसको नीचे लेके आ रहे हो, ठीक है, वी मैक्स वही है, मैं अभी बताती हूँ, वेट। के एम जो है ना हमारे पास, ये आपके पास इनहिबिटर नहीं है, तो उसका के एम ये था, वी मैक्स बाई 2 थी, वी मैक्स ये था। आपने इनहिबिटर डाल दिया, ठीक है, एंजाइम पे, अब एंजाइम में इनहिबिटर आपने डाला, तो उस इनहिबिटर, वो इनहिबिटर आपका क्या करेगा, इनहिबिटर जो है ना वो सबस्ट्रेट के साथ जो फिनिटी थी ना एंजाइम की, जो चाहत थी, जो मोहब्बत थी, वो कम कर देगा और खुद आके लग जाएगा। एंजाइम समझेगा कि ये मेरा जो है ना सिंसियर फ्रेंड है, जबकि सिंसियर फ्रेंड ये था। तो अब जो अफिनिटी थी ना वो कम होगी, अफिनिटी। और मैंने आपको क्या बताया था, के एम जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे बी मैक्स बाई 2 अचीव होती है, और जब अफिनिटी के एंजाइम की कम होगी ना, तो के एम ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मतलब सिंपल चीज़ है कि अगर तो आपके पास जो है ना वो इनहिबिटर आ गया ना, तो अब जो केएम थी, जो उसके पास जो वैल्यू थी, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो आपको चाहिए थी वी मैक्स बाई 2 अचीव करने के लिए, इनहिबिटर तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ना, प्रोडक्ट तो सबस्ट्रेट नहीं बनाना था ना, तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जो वी मैक्स बाई 2 बनाने के लिए आपको चाहिए थी एंजाइम की, वो कम हो गई है अब, ठीक है, तो आपको ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होगा, ठीक है, आप वी मैक्स बाई 2 अचीव करने के लिए, यानी कि आपका के एम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और देखो सबसे की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए आपको वी मैक्स बाई 2 अचीव करने के लिए, सबसे के एम जो है वो आपका ज़्यादा हो गया, और वी मैक्स बाई 2 वही है आपका, यानी कि अगर आप जो है वो इनहिबिटर को हटा दोगे ना, तो आप वी मैक्स बाई 2 अचीव कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपका वी मैक्स बाई 2 खराब हो गया या वो अचीव नहीं कर सकते, वी मैक्स बाई 2 आप अचीव कर सकते हो, लेकिन के एम इंक्रीज हो जाएगी। यही चीज़ जो है, मतलब सेम वही चीज़ जो है वो लाइनवीवर और बर्गप्लॉट भी एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो आपके पास, मैंने आपको क्या कहा था, वी मैक्स जो है ना वो सेम रहती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो वी मैक्स सेम रहती है, तो इसका मतलब क्या है, जब आपने लाइनवीवर बर्गप्लॉट बनाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे आ रहा है 1/वी मैक्स, हमने इन्वर्स लिया था ना, 1/वी मैक्स और 1/सबसेट कंसंट्रेशन में ग्राफ ड्रॉ किया लाइनवीवर बर्गप्लॉट में। तो जो 1/वी मैक्स आ रहा है, ये है आपका वो मतलब कि 1/वी मैक्स, मतलब आपका वो इंटरसेप्ट है जो वी वेलोसिटी को कर रहा है। जब आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही एंजाइम की, तो 1/वी मैक्स भी चेंज नहीं होगा। तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि एक तो आपने वो ड्रॉ की ना जो इनहिबिटर के बगैर है, कि ये लीजिए ये -1/Km है, ये 1/वी मैक्स है। दूसरी लाइन आप वो ड्रॉ करोगे जिसमें आपका वी मैक्स 1/वी मैक्स आपका इंटरसेप्ट जो है ये सेम रहे, कि आपका वी मैक्स वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। अब देखो आपका केएम क्या था, इंक्रीज कर रहा था, मैंने आपको बताया क्यों इंक्रीज कर रहा है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तो केएम इंक्रीज कर रहा है ना, तो 1/Km जो है, और वो मतलब क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और वो मूव करेगा, -1/Km नेगेटिव था ना ये भी, ठीक है, ये टूवर्ड 0 मूव करेगा। केएम इंक्रीज कर रहा है, 1/Km कम होगा, हाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो इसके है एग्जाम्पल, स्टैटिन ड्रग्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है HMG कोए, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए चाहिए होता है। तो हम मतलब जिन हार्ट का जिनको प्रॉब्लम होता है, तो आप कोलेस्ट्रॉल इनमें कम करोगे, तो उसमें इनहिबिटर जो देते हैं ना, जैसे एटोर्वास्टेटिन, स्टेटिन, लिपिटोर, प्राइवास्टेटिन, ये उन बंदों में दिया जाता है, और ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसकी शेप मिलती होती है HMG को ए रिडक्टेज का जो मतलब सबस्ट्रेट है, HMG को ए से मिलते जुलते होते हैं, तो इस वजह से ये जाके बाइंड कर लेते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम कर देंगे बॉडी में, ये देखें, ठीक है। ये आपका जो है वो HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइड ये है, और ये HMG को ए जाके इसके साथ बाइंड कर रहा है, और प्रावास्टेटिन की जो है देखें शेप जो है ये वाली, ये मिलती जुलती है HMG से, तो HMG को ए इसको बाइंड कर लेता है इस वजह से।
तो ये जो है ना सारा प्रोसेस है जिससे आप कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम कर दोगे और हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बेटर करेंगे। इनहिबिटर्स हम ड्रग्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं, इनहिबिटर्स हम एंटीबायोटिक्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को भी किल करने के लिए, और पेनिसिलिन वगैरह भी यूज़ होती है जो हम भी नॉन कॉम्पिटिटिव में भी देखेंगे। अच्छा, जो हमने कॉम्पिटिटिव में पढ़ा वो नॉन कॉम्पिटिटिव में नहीं होता। नॉन कॉम्पिटिटिव ये है कि नॉन कॉम्पिटिटिव जो है ना, इस इनहिबिशन में वहाँ पे जो है ना इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम, कॉम्पिटिटिव में एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, और सबस्ट्रेट से मुकाबला था, उसकी शेप सेम थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये नॉन कॉम्पिटिटिव बता रहा है, इसका कॉम्पिटिशन कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये एंजाइम के किसी भी साइड पार्ट से बाइंड हो सकता है, अदर देन एक्टिव साइट बाइंड होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है ना, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं कर रहा तो इसमें सब्सिडी की कंसंट्रेशन पे असर नहीं आएगा। ये हमारे जो केएम है उसको फ़र्क नहीं करता, ये चेंज करता है वीमैक्स को। केएम वही रहता है, वीमैक्स चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो एंजाइम का ही मतलब सारा कुछ ख़राब कर देते हैं। एंजाइम अपनी वेलोसिटी को अटेन कर ही नहीं पाएगा, चाहे आप सब्सिडी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी या कम थी, आप उसको चेंज कर लो, कुछ भी नहीं होगा उससे। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना मैकेलिस मेंटन काइनेटिक में, कि आपने सबसे कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे ली है और वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी ली है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो एक तो आपने नॉन इनहिबिटर वाला आपने एक लाइन ड्रॉ की ना, तो उसके मुकाबले जो आप कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ड्रॉ करोगे ना, तो आपने उसमें जो बी मैक्स है ना, आपने शो करना है कि जो वी मैक्स है वो बहुत कम हो गई है। ठीक है, और ये अटेन नहीं हो सकती, अब ये रिवर्सिबल नहीं है, ये वापस नहीं जा सकती। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो आपका वी मैक्स है ये कम हो जाता है, और वी मैक्स बाई वी मैक्स कम हुआ तो ज़ाहिर है हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगी। के एम सेम रहेगा। ठीक है, यानी जो एंजाइम की जो चाहत है ना, ये एंजाइम है, एंजाइम की जो चाहत है, जो अफिनिटी है ना सबस्ट्रेट से, वो नहीं चेंज हो रही, वो वही है। वो पहचानता है कि यही मेरा सबस्ट्रेट है, लेकिन इनहिबिटर की बाइंड करने की वजह से ना वो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम हो गई है। तो ये मैकेनिज्म होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, कि के एम चेंज नहीं होता, जो के एम चाहिए था वो वही रहता है, लेकिन वी मैक्स जो है ना वो कम हो जाती है। तो आपको ये ग्राफ भी ये शो कर रहा है। आप देखो दोनों लाइनों में, आप देखो यहाँ पे है इस ग्राफ का वी मैक्स बाई 2 ये है, और जो बगैर इनहिबिशन के था उसका वी मैक्स बाई 2 ये है। आप दोनों को नीचे लेके आओ तो के एम वही है उसका। ठीक है, के एम चेंज नहीं हुआ। तो ये ग्राफ जो है आपको बता रहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हुआ है, और वही चीज़ आपको लाइनवीवर और बर्कलॉट भी एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लाइनवीवर और बर्कलॉट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे है। देखो आपने वही फॉर्मूला था उसको इन्वर्ट कर दिया था, और वही जो है वो वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के दरमियान था, लेकिन आप इन्वर्स करके उसको ले लिया क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा था स्लोप में, और यहाँ पे आपको वी मैक्स फाइंड करना ज़रा आसान है इंटरसेप्ट लेके। तो अब यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो ये शो कर रहा है कि देखो अब ये आपने नो इनहिबिटर वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है एग्जाम में। उसके बाद आपने बताना है कि जी अब जो आपके पास क्या सेम था, इसमें आपके पास वी मैक्स जो है वो चेंज हो रहा है 1 आवर सबसे ड्यूरेशन पे कोई असर नहीं आ रहा है। तो आपने जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है ना वो सेम रखना है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है ना 1 आवर वी मैक्स, अगर वी मैक्स जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैथ आपका अच्छा है तो 1 आवर वी मैक्स जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसको खुद कर लें। अगर कोई वैल्यू जो है वो ऊपर ज़्यादा हो तो नीचे डिनोमिनेटर में वो कम हो रही होती है। तो अब जो आपका पास जो स्लोप है ना वाई एक्सिस पे 1 आवर वी मैक्स की वो ऊपर जाती है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो ये बेसिकली सारा है जो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से मिल रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये नॉर्मल था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, आगे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाता था। इसमें जो है ना वो एंजाइम जो है वो अदर देन एक्टिव साइट बाइंड कर रहा है। ठीक है, ये एक्टिव साइट है, उसकी एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो अदर देन एक्टिव साइट जो है वो इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना दिया उसने, सबस्ट्रेट नहीं आया था, अगर सबस्ट्रेट जुड़ गया था बाद में इनहिबिटर आया था, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने। अच्छा, एग्जाम्पल्स में इसके पास हमारे पास आ जाता है कि जी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करते हैं। उसके साथ जो है वो मतलब उसकी सेल वॉल जो है उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी एंजाइम की जो है ना वो वेलोसिटी ही कम कर देंगे, एंजाइम अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा, और फिर बैक्टीरिया का आपको पता है एंजाइम हमारी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया डाई कर जाएंगे। तो उसे किल करने के लिए सीलिंग और जो है ना ये बेसिकली किलिंग के लिए होता है। अच्छा, हमारे बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अगर हमने पढ़ा ना, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक एंजाइम होता है, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता होता है। ये मतलब लंग्स के जो एल्वेला में जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे पड़े होते हैं। ठीक है, लंग्स कैपिलरीज में ये पड़ा होता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर रहा है। अब जिन पेशेंट्स को ये बीमारी है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो हम इस एंजाइम को उस बंदे में कम कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे।
तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर डाल देंगे। वो इनहिबिटर क्या करेंगे, फिर उसका जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ACE का काम था हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करना। तब ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो ब्लड प्रेशर उस बंदे में कम हो जाएगा। तो वो ड्रग्स के नाम आप याद कर लीजिएगा, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल। ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन करते हैं। और हमने पढ़ा वेजोडाइलेशन जब भी होगी ना, तो फिर इससे क्या होता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है ओवरऑल बॉडी का, और ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। और इसके अलावा एस्पिरिन जो है, इसको देख लीजिएगा। एस्पिरिन मतलब लिपिड्स में इकोसेनॉइड के टॉपिक में आप इसको देखोगे कि एस्पिरिन जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकती है। मतलब फॉस्फेटाडाइल इनोसिटोल और सारा जो मैकेनिज्म था साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करती है ये। तो उसके बाद जो है आपके पास ये ना तो ये आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, दोनों ही इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही नहीं बन पाएंगे। तो ये भी देख लीजिएगा। चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ गई हो अच्छी वाली। तो बाकी फिर हम 1 मिनट में देख लेंगे, अगर है तो मैं आपको बता ही दूँ। चलें ठीक है, फिर नहीं मिल रहा। अच्छा, बुक में ही है, उसमें ना उधर उन्होंने पूरा पाथ बताया भाई इकोसेनॉइड का, रेकिडोनिक एसिड से किस तरह से साइक्लोऑक्सीजिनेज का काम करके प्रोस्टाग्लैंडिन और वो बन रहा था। ठीक है, ल्यूकोट्राइन बनते, ठीक है, ये सारा तो आप साइक्लोऑक्सीजिनेज के इनहिबिट कर देते हो तो ये नहीं बनते। तो हम एस्पिरिन जो है ये खून को पतला करने के लिए भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म आपको वहाँ पे भी समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, उस पर मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।